लगे मुर्दाबाद के नारे भी लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। लड़ाई झगड़े की इंतजारों की दोबारा पीछे भी लगातार किसानों से जो हमारे उपद्रवी किसान थे पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार सिर्फ और सिर्फ जुमलों और प्रभु श्री राम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। धरातल की सच्चाई और इनके कथन में दिन रात का फर्क है। 400 पार का नारा देते हुए घूम रहे हैं, लेकिन 400 पार की जीत नहीं, हार इनको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। इंटरनल सर्वे जो आरएसएस का आ रहा है वो बहुमत से कहीं दूर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े दिखा रहा है। और धरातल पर जिस तरीके से इनका विरोध हो रहा है, इनकी शब्द बाण इनके सांसद जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनके मुख से निकल रहे हैं, देश की जनता जवाब मांग रही है, उसी समय पर सबके सामने फिसड्डी हो जा रहे हैं। आगे क्या इनका प्रोस्पेक्ट होगा और पिछले 10 साल में किस तरीके से देश की जनता को इन्होंने धोखा दिया है, एकदम से पानी की तरह साफ दिखने लगता है। राम राज्य के मेरठ में लेकर चलता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं गोविल साहब, जिन्होंने रामायण में अभिनय किया था। उनका जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वापस जाओ के नारे, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इनके साथ वहाँ के स्थानीय विधायक भी थे प्रचार में, उनको भी हाथ जोड़ना पड़ा कि देखिए हमें आगे जाने दीजिए, लेकिन लोगों ने इनको इनकी असल औकात दिखा दी। और एक और वीडियो कंबाइन कर रहा हूँ इनका ही साथ में, अरुण गोविल जी का, जिसमें ये कह रहे हैं कि देखिए जो समस्याएं हैं उनको तो बाद में देख लेंगे, पहले हमें जिता कर यहाँ से भेज दो। बढ़ जाएंगे, ज्ञापन देंगे, खाली ज्ञापन देंगे और कुछ नहीं। अभी पहला यह है कि हम पहले चुनाव कंटेस्ट कर लें। एक बार हम जब आप हमें सांसद बना के भेज देंगे तब फिर हम तो देख लेंगे कि यहाँ क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसकी जांच। इससे पहले के चुनाव में आपने क्या किया? मोदी जी की लहर के चलते कैंडिडेट को नहीं देखा, ये कैंडिडेट कैसा है, और वोट डाल दिए गए। आज स्थिति ये है कि हर वर्ग को कूटा जा रहा है, लठों से तोड़ा जा रहा है। जो आवाज़ उठा रहा है उसको टुकड़े के टुकड़े गैंग, देशद्रोही, पत्थरबाज, आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन दिखाया जा रहा है कि सब कुछ चंगासी। जो भारतीय जनता पार्टी के, मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है, उनके ऊपर कितना ही बड़ा अत्याचार होता रहे, चाहे अत्याचार करने वाला भारतीय जनता पार्टी और इनकी सहयोगी यानी कि मोदी के परिवार का अंग बेशक से हो, कोई उफ नहीं कर रहा। मणिपुर पर कोई नहीं बोल रहा, किसानों और बेरोजगारों के हक में कोई नहीं बोल रहा, लेकिन मोदी के परिवार का हिस्सा हैं। अगर आप कंगना रनौत जैसे लोग हैं, उनके प्रत्याशी हैं, उनके गुणगान करते हैं, 2014 के बाद आज़ादी मिली, इस तरह के कथन देते हैं, तो आपके ऊपर कोई टिप्पणी भी कर देगा तो नीचे से लेकर ऊपर महिला मंत्रालय तक सब एक्टिव हो जाएंगे, FIR थाने में हो जाएगी, और सब लोकतंत्र में जागरूकता के जो काम होता है वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनके वोटर नहीं हैं, इनके परिवार का हिस्सा नहीं है, तो आपके साथ जो हाल होगा पिछले समय आपने देख लिया। तो अब की बार आपके पास समय है। जो स्थानीय नेता है उसको ध्यान से देखें, कितना ज़मीन का वो नेता है, अच्छी तरीके से परख कर क्या आपके अधिकारों के, आपके लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए वो व्यक्ति हाईकमान से लड़ सकता है, उसको ही वोट देकर विजयी बनाए। नहीं तो जो हालत होगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये तो राम राज्य की घटना थी। अब लेकर चलता हूँ इनके सहयोगी पार्टी, हरियाणा में जननायक जनता पार्टी है, उनका तो इतना बुरा हाल हो रहा है भाई साहब, पूछो ही मत। जहाँ जा रहे हैं वहीं से खदेड़ा हो रहा है। बरवाला एक जगह है हरियाणा के हिसार में, वहाँ लेकर चलता हूँ। एक किसान के लड़के ने, मेरे हम उम्र का वो लड़का था, दुष्यंत चौटाला का पूरा काफिला जा रहा था। पहले तो कहा कि कैमरे के सामने पत्रकार महोदय से कि ये एक नंबर का दगाबाज आदमी है, खट्टर के खिलाफ वोट मांगी, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी, और बाद में उनके पाले में जाकर बैठ गया। और उसके बाद इस अकेले लड़के ने
दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम जो था जेजेपी जननायक पार्टी से, जिन्होंने गठबंधन के साथ हरियाणा में सरकार अब तक चला रखी थी, जाकर गाड़ी के पास उनसे सवाल पूछने लगा कि तूने गद्दारी क्यों की। ये वीडियो दिखाना चाहूँगा और ऐसा विरोध एक दूसरे जगह पर भी हो रहा है, वो भी साथ में कंबाइन कर रहा हूँ, देख लीजिए। दुष्यंत चौटाला के मुर्दाबाद के नारे भी लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक युवा के नाते सर आपके लिए ना लड़ाई झगड़े की इन गद्दारों की को दोबारा हमारे साथ वोट नहीं अपनी बार काम में। ये आपने देखा ये खरक पुनिया गांव से पूरा सारे आम विरोध करते हुए नजर आए। चोर आदमी को गांव में नहीं बढ़ने देंगे। याद कीजिए पहले वाले किसान आंदोलन को, उसी समय पर इस देश के किसानों ने सर्वप्रथम इस दुनिया को, इस देश की जनता को दिखाया था कि हाँ, कोई कितना ही ताकतवर हो, कितनी ही भारी संख्या में सीट लेकर केंद्र की कुर्सी पर बैठा हो, हम उसको झुकाने में सक्षम हैं। सबसे पहले इस देश के किसानों ने इस देश की गोदी मीडिया की असल औकात बताई थी, इनको वहाँ से भगाया था। तमाम षड्यंत्र चलाए गए थे, आंदोलन को फैल करने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगाया गया था, लेकिन किसान डटे रहे, उनको कोई भी सत्ताधारी पार्टी की ताकत हिला नहीं सकी और आखिर में मोदी जी के हाथ जुड़वाए थे, माफ़ी मंगवाई थी, तीनों काले कानून वापस मंगवाए थे। और आज उसी किसान का एक बेटा, मात्र एक, अपनी गाड़ी से उतरता है, उप मुख्यमंत्री के काफिले के पास जाता है, उप मुख्यमंत्री की गाड़ी की खिड़की के पास जाता है, शीशा डाउन कराकर उसे जवाब मांगता है। ये होता है कलेजा, ये होता है लोकतंत्र का हनन नहीं करने देंगे और हम लठ गाड़ देंगे वो मनसा। क्या हर वर्ग इतनी मुस्तैदी से अपनी आवाज़ आज के दिन उठा रहा है? क्या हर वर्ग इतना जागरूक है अपने अधिकारों के लिए? क्या हमारे देश की महिलाएं हो रहे अत्याचार के खिलाफ इतनी एकजुट हो पाती हैं? हर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उनके बीच में आ रहे उससे जवाब मांग पाती हैं? क्या बेरोजगार सामने आकर और उनके अभिभावक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ पाते हैं कि अग्निवीर तुम क्यों लेकर आए? तुमने बेरोजगारी की परचमता क्यों लहरा दी? सरकारी संस्थाओं में नौकरी क्यों नहीं दे रहे? प्राइवेटाइजेशन क्यों करते हुए जा रहे? सब कुछ पूंजीपतियों के गुलाम क्यों बना रहे हो? इस देश की जनता को दिहाड़ी मजदूर, बंधुआ, श्रमिक बनाने के ऊपर क्यों तुले हुए हो? क्या बेरोजगार वर्ग से इतनी मुस्तैदी से हर जगह सवाल उठ रहे हैं? महिला अत्याचार के ऊपर हर जगह सवाल उठ रहे हैं? किसान वर्ग को छोड़कर हर कोई वर्ग आवाज़ उठाने में किसानों से कम है। इस सच्चाई को मानना चाहिए। ज़रूरत है इतनी ही बेबाकी से हर वर्ग को सामने आना चाहिए, पूछना चाहिए, तभी ये हाथ जोड़कर आपको नौकरी भी देंगे, हाथ जोड़कर महिलाओं को न्याय भी देंगे। जो वादे किए थे वो अब जुमले में तब्दील हो गए हैं, उन जुमलों के ऊपर टैग हटाकर उन वादों को पूरा करने का भी काम करेंगे। अगर आप सच्चाई के तहत सिर्फ विकास के मॉडल पर इनसे जवाब पूछकर सही नेताओं को वोट देंगे। ये पूरी कोशिश करेंगे आपको धर्म की आड़ में बहकाने की कोशिश करेंगे, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के चलते आपको अंधभक्त बनाकर अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये कोशिशें हो रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज से कहने लगे हैं कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, मुस्लिम लीग की भावनाओं वाला ये दिख रहा है, वामपंथी विचारधाराओं का इसमें बहुत ज़्यादा मिश्रण है। ये बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कही। चुनाव आयोग तो हमेशा की तरह सोता ही रहेगा। देश की प्रधानमंत्री सत्ताधारी पार्टी का एक तरीके से गुलाम होता ही है, इसमें नई बात क्या है? चाहे सरकार किसी की भी हो। और आज तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे प्रधानमंत्री के मुख से सिर्फ वामपंथी, कांग्रेसी, मुस्लिम लीग, इस तरह की बातें निकल रही हैं, तो आज समझ लेना इनकी हालत कितनी फिसड्डी है धरातल की समस्याओं के ऊपर और आपके सामने क्या परोसा जा रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। लगे हाथ कुछ तस्वीर और भी दिखाना चाहूँगा। मोदी और योगी जी के रोड शो में लोग ही नहीं हैं,
ये कमल का निशान हाथ में उठाए हुए हैं। मोदी जी छोटा कमल और योगी जी बड़ा कमल उठाए हुए हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम आपके बीच आए हैं, हमें वोट दीजिए। और परचम लहरा रहे हैं, जय श्री राम के नारे इनके कार्यकर्ता लगा रहे हैं, लेकिन लोग ही इनको देखना पसंद नहीं करते हैं, नहीं आ रहे हैं, रोड शो में लोग नहीं आ रहे हैं। साथ ही अटैच कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक है जसवंत सिंह, उन्होंने कहा कि घर ना मिले, रोटी ना मिले, मकान ना मिले, काम ना मिले, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, लाखों लोगों को याद कर लेना जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया। उसी के चलते उन्होंने जो हमें अधिकार आजकल लड़ाकर उस समय पर दिलाए थे, उनकी रक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। सुन लीजिए दोनों वीडियो। हमारे लिए रोटी मिले या ना मिले, काम मिले या ना मिले, घर मिले या ना मिले, पर वो देखो जिस देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी, उस देश के लिए आज मोदी की जरूरत है, तो हमको भी उसी तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी कि मोदी जी के अलावा कुछ नहीं। लेकिन धरातल की सच्चाई क्या है? देश की जनता को पता चल चुका है कि लोकतंत्र और जनता के अधिकारों को हनन करने वाले यही लोग हैं जो कुर्सी के ऊपर बैठे थे। और रही बात स्वतंत्रता सेनानियों की, तो सबको पता है इनके मुखिया और इन लोगों का जो आज कुर्सी पर बैठे थे उस समय पर क्या योगदान था। ये तो आज़ादी के पक्ष में भी नहीं थे भाई साहब, ये आरक्षण के पक्ष में भी नहीं थे। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की एक एक बात अंग्रेजों को बताते थे, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए तमाम पटकथा रचते थे, उनके साथ खड़े होते थे, उनसे पेंशन पाते थे। इन्हीं के तो लोग थे वो। और इन्हीं को आज देश की जनता के दिमागी सतर के साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हर चीज़ को जानना ज़रूरी है। मूर्ख नहीं बनना है, अंधभक्त नहीं बनना है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ यही मॉडल है। विपक्ष को ख़त्म करेंगे, ईडी सीबीआई पीछे लगाएंगे, विपक्ष को देशद्रोही, वामपंथी, पत्थरबाज, पता नहीं टुकड़े टुकड़े गैंग देश को तोड़ने वाला ये संख्या देंगे कि खा जाएंगे देश को लूटकर, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से इस देश का भट्ठा गोल कर देंगे, पीएम के फंड से तमाम लोकतंत्र के सारे खंभों को सड़ा देंगे, वो नहीं बताएंगे, लेकिन विपक्ष के बारे में खूब कटाक्ष करेंगे। बताना चाहता हूँ कि स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, ये पैसे कैश में मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक हैं, तमिलनाडु से ताम्बरम रेलवे स्टेशन की पर ये पूरा का पूरा कैश मिला है। बीजेपी तमिलनाडु के वाइस प्रेसिडेंट हैं नयनार नगेंथिरन, बीजेपी के विधायक हैं। इनकी टीम को ताम्बरम, तमिलनाडु के चेन्नई के समीप ही ताम्बरम रेलवे स्टेशन है, वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है 4 करोड़ कैश के साथ। ये तो विपक्षी शासित राज्य है, वहाँ से तो पकड़ा गया। लेकिन जहाँ पर बीजेपी का राज्य है वहाँ पर कितना सारा पैसों का आगमन होता होगा। ये तो कार्यकर्ताओं के पास पकड़े गए, विधायकों के पास पकड़े जाते तो ये रकम कितनी होती, सांसदों या मंत्रियों के पास। और खुद ऊपर वाले जिनके हाथ में कुर्सी है उनके हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े बक्से निकलते होंगे, तो उनमें कितना कितना पैसा होता होगा। समझ लेना चाहिए ये देश में जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व है, चुनाव है 2024 का, उसको किस तरह लड़ने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष को पूरी तरीके से आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश हो जा रही है। ये कवायतें हैं कि विपक्ष जनता के बीच में जा ही ना पाए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लगे हैं, लेकिन नेहरू जिम्मेदार है देश की कंडीशन के लिए। 10 साल राज करने के बाद स्थिति है। और ये कितने हितैषी हैं इस देश की जनता के, किसानों के, बेरोजगारों के, महिलाओं के, श्रमिकों के, मजदूरों के, लघु और मध्यम व्यापारियों के, ये अनेक मोर्चों पर सिद्ध हो चुका है। किसानों के प्रति हरियाणा के नए नवेले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने हैं ना, उन्होंने कैमरे के सामने किसानों को उपद्रवी कहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ये अलोकतांत्रिक है जिस तरीके से किसान भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का विरोध कर रहे हैं ना, जब गाँव में जा रहे हैं तो इनको अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। भाई साहब बताइए, प्रदर्शन करना, अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाना अलोकतांत्रिक है। अब ये बताएंगे कि देश में लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ये है हरियाणा में, इनकी रैली में लोग नहीं आए थे, कुर्सी खाली दिखाने पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। नायब सैनी जी का किसानों को उपद्रवी कहते हुए बयान सुन लीजिए। पीछे भी लगातार किसानों से, जो हमारे उपद्रवी किसान थे, जो आंदोलनरत किसान हैं, उन सब से वार्ता करने के लिए
सरकार ने मंत्रियों को भी भेजा है। और अब एक बात आपने ध्यान दिया होगा, भारतीय जनता पार्टी की जो भी नेता मंत्री, छोटे से लेकर बड़े तक, प्रधानमंत्री तक, इनका जनता को समझने का लेवल देखा। आज के दिन भी ये सच्चाई, इस देश की जनता को ये मूर्ख समझते हैं। आवाज़ उठाने वाले को देशद्रोही, उपद्रवी और पता नहीं किन किन बातों से नवाजे जाते हैं। कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, ना तो कोई बेरोजगारी है, ना किसानों के साथ समस्या है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ बहुत अच्छा है। मोदी जी को फिर से लाना, 400 पार कराना है, जय श्री राम के नारे लगाकर राम मंदिर का जिक्र करना है, विकास को आर्थिक पंगु करना है, उनको देशद्रोही दिखाने की कोशिश करना है, लोगों को आपस में लड़ाना है, हिंदू मुस्लिम करके तुष्टीकरण करना है। कोई बड़ा बम या तो बॉर्डर पर फेंक दिया जाएगा या फिर किसी विपक्षी शासित राज्यों में कर दिया जाएगा, ध्रुवीकरण करके चुनाव को लपेटने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच अगर जनता, सारी की सारी जनता इनको आंखें दिखाकर कहती है कि हम अब और ज़्यादा मूर्ख नहीं बनेंगे, तुम्हारी अंधभक्ति के जाल में नहीं फंसेंगे, धर्म और जाति में नहीं उलझेंगे, तो इनको इसी चुनाव से पहले ज़मीन याद आ जाएगी। इनको अपनी मैनिफेस्टो में इंक्लूड करना पड़ेगा कि जितने जुमले हमने कहे थे, किए थे, उनको हम वादों के तहत फिर से दोहराकर उनको पूरा करेंगे, हर वर्ग को न्याय देंगे। भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी होने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने हर क्षेत्र के लिए न्याय की गारंटी दी है, वैसी ही गारंटी इनको देनी पड़ेगी। धर्म के मुद्दे को, जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने के लिए जो मनसा ये मन में पाले बैठे हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। इस चुनाव में ये राम जी के नाम पर मांग रहे हैं, अगले चुनाव में मथुरा के कृष्ण जी के नाम पर मांगने लगेंगे। आप कहाँ जाओगे? रोजगार की क्या हालत है, फिसड्डी हो चुका है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। बदतर पूरा देश मजदूर बन जाएगा, पूंजीपतियों का गुलाम बन जाएगा, अगर इस साल भी आपने चुनाव में वोट धर्म और जाति के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर दी। तो समझ जाइए, किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन देखिए वो व्यक्ति कितना काबिल है। आपके लोकसभा क्षेत्र के और हर वर्ग के लोगों के लिए इन्होंने किया क्या है। कोई हिंदू खतरे में नहीं है। राम नाम लेने से, राम नाम भजने से किसी का पेट नहीं भरेगा। आस्था का विषय है, अपनी जगह है, लेकिन विकास के मुद्दों पर बात कीजिए, पूछिए इनसे, आपके बीच में आते हैं तो इनको दिखाइए कि हम अंधभक्त नहीं हैं, मूर्ख नहीं हैं। तुम हमें बेवकूफ़ समझने की कोशिश करोगे, तुम्हें लात मारकर हमारे गांव और शहर से भगाने का काम भी हम करेंगे। किसान के बेटे की तरह इनसे जवाब मांगोगे, शीशा नीचे कराकर कहोगे कि भागो यहाँ से, गांव में घुसने नहीं देंगे। घुसने की हिम्मत नहीं करना, इनकी हेकड़ी अपने आप सीधी हो जाएगी और धर्म के मुद्दों को छोड़कर आपके गांव, शहर, नगर पालिका का विकास कराने में थोड़ा सा भी गुरेज नहीं करेंगे। ये नहीं सोचेंगे आपको गुलाम बनाने की कोशिश करने के लिए भी। दिखा दीजिए तानाशाह को कि आप कमज़ोर नहीं हैं। नमस्कार।